और आज हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के शहरियत के सवाल को लेकर, जिस पर अब बीजेपी सियासत करती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस भी हमलावर होती हुई नजर आ रही है। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, मुझे बताइए कि अभी फिलहाल जिस तरह की सियासत होती हुई इसको लेकर नजर आ रही है और इलेक्शन से एंड पहले और अमेठी में अगर हम बात करें तो अभी वहां पर वोटिंग नहीं हुई है, अभी वहां पर अगले फेज में वोटिंग होनी है। क्या आपको लग रहा है सोचे समझे तरीके से उठाई गई ये बात है मिड इलेक्शन में? देखिए भूषा जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा हटके अगर इजाजत हो तो 2 मिनट बोलना चाहता हूं। मैं इन पहलू से हटके ये बोलना चाहता हूं कि आप देखें, हमारे लोकतंत्र की यही एक खूबी है। हमारे लोकतंत्र की महानता देखिए और हमारे यहाँ जो संवैधानिक एक ढांचा बनाया गया, उस ढांचे के तहत जो अधिकार या नियम कानून दिए गए हैं, ये कितना महान और इसका कितना बड़ा औरा है। आप ये देखें कि एक साधारण आदमी भी एक उच्च शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर अगर उंगली उठाना चाहे तो उठा सकता है। उसे कोई ये डर नहीं है कि ये कहां है और मैं कहां। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी है और उधर राहुल गांधी है। मैं एक बात बताइए, देखिए औरा में फिर भी अंतर है। सुब्रमण्यम स्वामी और राहुल गांधी जी में बहुत अंतर है। देखिए, चलिए आप एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बड़ी। लेकिन ये अंतर है ना, राहुल गांधी बहुत बहुने। लेकिन मेरा ये कहना कि मतलब एक तो ये हमारे यहाँ का एक महानता है, देश की महानता। इस तरह की कोई पहला मुद्दा नहीं है। ऐसे न जाने कितने टॉपिक आए, उस पर देश में चर्चा हुई, चर्चा के बाद उसका एक नतीजा भी निकला। तो हमेशा एक स्वच्छ परंपरा के तहत, अगर स्वच्छ नैतिकता के तहत बातें होती है तो देश के लिए, समाज के लिए अच्छा ही होता है। अब बात आती है टॉपिक पर। टॉपिक पर अगर आइए तो इस टॉपिक पर बात करें तो भाई अभी तो प्रवक्ता लोग बोल रहे थे तो अपनी अपनी पार्टी का निश्चित पक्ष रखेंगे। हम आप जिस ढंग से अगर इसको देखें तो ये मुद्दा आज का नहीं, मुद्दा पिछले 8-9 साल पुराना है और मुद्दा इन्हीं सुब्रमण्यम स्वामी जी द्वारा कई बार उठाया गया। इवन की आपके भी रिपोर्ट में होगा मेरे ख्याल से। अगर आप देखें तो पार्लियामेंट में अगर फाइनल आके मैं बात करूं तो 2017 में पार्लियामेंट में आए गए पार्लियामेंट मेंबर स्वामी जी ने इस चीज की लिखित शिकायत दे रखी है। तो वहां से मामला अभी भी खिंचता चला आ रहा था। हाँ, आज जब ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो रहा है तो निश्चित रूप से कि अगर इसके दोनों पहलुओं पर बारीकियत से देखा जाए तो अगर कोई एक मैटर मिलता है, कहीं कुछ उनको किसी भी तरह का, वो सही है या गलत है, कहीं कोई प्रूफ मिलता है तो उस प्रूफ की जांच परोछ मुझे ऐसा लगता है कि शायद शिकायत करने वाले को पहले खुद ब खुद कर लेनी चाहिए कि उसकी प्रासंगिकता या उसमें कितना दम है, तो वो शिकायत करता है। लेकिन अगर वो करते हैं, जैसा हमारे चुनावी लोकतंत्र में होता है, देखिए इस वक्त सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी राजनेता, उनके तर्कस में जितने भी तीर हैं ये, लेकिन इसको गलत नहीं कहा जाएगा। ये चुनाव का एक सिस्टम है। हर पार्टी, हर नेता सामने वाले पर आक्रमण करने के लिए जैसे युद्ध होता है तो इसे वहां पर तीर बाण और गोली चलाई जाती है, यहां पर इस तरह के वचन चलाए जाते हैं। लेकिन अगर स्वामी जी ने किया है तो निश्चित रूप से सरकार का यह दायित्व तो बनता है कि वो अब उन जांच शिकायतों पर कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष होकर जांच करे और उस पर फैसला दे। लेकिन एक मिनट एक बात कहना चाहूंगा, अब ये चर्चा का विषय बना सिर्फ इसलिए है कि ये सचमुच है कि किसी भी शिकवा शिकायत का समय का या सिचुएशन का बहुत बड़ा महत्व होता है। आज जिस समय और सिचुएशन पर यह मुद्दा उठाया गया, जो कि एक पुराना मुद्दा था, इतने सालों से लटका चला आ रहा था, और जब चुनाव सर पर है, वोटिंग होने जा रही है, तो निश्चित रूप से यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा कि ऐसे मौके पर इस मुद्दे पर इतना क्विक एक्शन क्यों लिया जा रहा है। जी संजय जी, मुझे बताइए कि अगर जब हम ये बात करते हैं कि जिस तरह से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, डिजिटलाइजेशन के इस दौर में जहां आप हर एक चीज जो है इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर आपको मौजूद है, आप कंपनी का नंबर डालिए, आपको रजिस्ट्रेशन से लेकर सिग्नेचर से लेकर हर एक चीज वाज़ेह तौर पर दिख जाती है। क्या उसमें इस तरह से नोटिस जारी करना और लगातार सुब्रमण्यम स्वामी का इसको लेकर साल दर साल सवाल उठाना और एक ही तरह का वही सवाल उठाना कितना जायज और वाजिब लगता है? मैं वही, एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या आज के युग में, जबकि इंटरनेट पे सारी चीजें, सारी डिटेल्स उपलब्ध हैं, मैं भारत का यहाँ पे एग्जांपल देना चाहता हूं। अगर आज हमारे देश में किसी भी कंपनी का, चाहे वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, किसी भी कंपनी का आप कोई रिकॉर्ड चेक करना चाहें कि कौन डायरेक्टर्स हैं, कौन उसकी कंट्रोल कर रहा है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है, बैलेंस शीट्स एक्सेट्रा, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी प्रोड्यूस्ड और केप्ट इन द सॉफ्ट कॉपी में वो रखना बहुत आवश्यक है। एक जो मिनिस्ट्री है जो कॉर्पोरेट अफेयर्स की, उसकी एक आरओसी बेंच है, आरओसी होता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का एक साइट है, वहां पे आप मात्र 50 रुपए देकर किसी भी व्यक्ति का
किसी भी व्यक्ति मतलब किसी भी कंपनी की डिटेल निकाल सकते हैं। ये भारत की स्थिति में बता रहा हूं। मुझे इसमें कोई संशय नहीं है और किसी भी प्रकार का शक नहीं है कि यूके में इससे बेहतर ही प्रावधान होंगे। वहां की भी आप किसी भी कंपनी का कोई भी रिकॉर्ड किसी भी समय चेक कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरा मानना यह है, ये सारी जो चीजें हैं, ये तथ्य विदेश, जो हमारा गृह मंत्रालय का विदेश विभाग है उसके पास है। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा था कि ये एक छोटा सा, मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने थोड़ी शीघ्रता दिखाई, थोड़ी तेजी दिखाई इसको देने के लिए। इससे बेहतर ये होता कि आप चेक कर लेते और अगर कोई चीज उसमें निकलती तो ये नोटिस की भी वैल्यू होती। जैसा राजनाथ जी ने अभी कहा कि ये छोटी सी चीज है, तो वो छोटी सी चीज अगर वो बड़ी होती, अर्थात ये बात सच्ची होती और कि वो डॉक्यूमेंट है। आपसे जुड़ा हुआ सवाल ये है, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी हम ये कह रहे हैं और लगातार कांग्रेस भी ये कह रही है कि भाई इलेक्शन कमीशन एक बॉडी जो इन तमाम चीजों की स्क्रूटनी करती है, तमाम चीजों को देखती है। जब नॉमिनेशन फाइल किया जाता है, हर चीज की चेकिंग होती है। कोई पहली बार तो राहुल गांधी एमपी बनने उसके लिए लड़ नहीं रहे हैं, लोकसभा इलेक्शन लड़ नहीं रहे, इससे पहले भी वो कई बार एमपी रह चुके हैं। तो अब ऐसे में क्या इलेक्शन कमीशन ने जो स्क्रूटनी की है, जो चेकिंग की है, उसको लेकर भी कई सवाल नहीं खड़े किए जा रहे हैं? बहुत अहम बात आपने कही, बहुत अहम बात। अगर आपको याद हो, पिछले चुनाव में जब 2014 के चुनाव में कांग्रेस का कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं हो पाया था क्योंकि रिजेक्ट हो गए थे। संजय जी, मैं आपसे इसका जवाब लूंगी, लेकिन फिलहाल यूपी के बाराबंकी से नरेंद्र मोदी रैली कर रहे हैं, सीधा आपको मैं लिए चलते हैं। आने वाली है और इसलिए अपनी जमानत बचाने के लिए उन्होंने एक अफवाह फैलाना शुरू किया है। लोगों के कान में झूठ फैलाना शुरू किया है। वो कहते हैं, अरे अपने इलाके में मोदी जी की सभा की क्या जरूरत है, आप तो चुनाव जीत गए हो, आपको राजनाथ जी को बुलाने की क्या जरूरत है, आप तो चुनाव जीत गए हो। अरे योगी जी को क्यों बुलाते हो भाई, आप तो चुनाव जीत गए हो। अरे बिल्कुल ये खर्चा मत करो, जुलूस मत निकालो, इतना गर्मी में पसीना मत बहाओ, आप तो चुनाव जीत गए हो। और मतदाताओं के दिमाग में भर रहे हैं ताकि मतदान कम हो। भाइयों बहनों, ये इनकी बातों में आना नहीं है, इनकी इन अफवाहों से सावधान रहिए। हमारा काम उनकी जमानत बचाना नहीं है क्या? उनकी जमानत बचाना हमारा काम है क्या? हमें तो भारी वोट से जीतना चाहिए कि नहीं जीतना चाहिए? पहले से ज्यादा मतदान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कल अगर 5 घंटे काम किया तो आज 6 घंटा करेंगे, आज 6 घंटा किया तो कल 8 घंटा करेंगे। करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जरा भी इनकी बातों पर मत आना। ये आपको घर बैठ जाओ, आराम करो, आप तो जीतने वाले हो। पहले के जमाने में क्या करते थे, जो दुश्मन होता था उसको ऐसे मौत शौक में डुबा देते थे कि उनका काम हो जाता था। आजकल ये भी हम लोगों को ऐसे आलसी बनाने में लगे हैं। अरे मत आओ, ये तो आपका ही घर है, ये तो मोहल्ला बिल्कुल आपका ही है, आपको आने की जरूरत नहीं है। मामले हमेशा और इनको 24 घंटे में तो उस पर क्यों नहीं? तो चलिए, अभी आप सुन रहे थे यहाँ पर वजीर आजम को बाराबंकी में, और उससे पहले वो बहराइच में मौजूद थे। लगातार चौथे मरहले में के बाद अब 5वें मरहले की जो है वो तैयारियां शुरू हो गई हैं। तब आप जो लीडर्स हैं वो इंतखाबी रैलियां कर रहे हैं। तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, इलेक्शन कमीशन को लेकर जो मैंने आप सवाल पूछे तो आप अपनी जवाब पूरा करिए, फिर मैं दिनेश जी के पास जाऊंगी। देखिए, मैं जैसा बता रहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरे अख्तियारात हैं। वो जब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेट करते हैं, चेक करते हैं कि जैसा कि सबसे पहले कार्यक्रम में मैंने बताया कि
सिटीजनशिप बहुत अहम है। इसी प्रकार से बाकी सारे चीजों को चेक करते हैं। अगर सिटीजन नहीं है तो फौरन रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको याद होगा पिछले चुनावों में सुषमा स्वराज के खिलाफ जो कैंडिडेट कांग्रेस ने उतारा था उसके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए थे, तो कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं हुआ था। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन के पास पूरे इख्तियारात हैं, वो पूरी जांच एजेंसी की पावर्स हैं उनके पास, वो सारी चीजें चेक करते हैं और अगर उसमें कोई गलती पाई जाती है तो उस गलती को वो रेक्टिफाई करते हैं या उसको उसके हिसाब से उसमें निर्णय लेते हैं। और यहां तक कि कितने कैंडिडेट्स, एक और बहुत अहम डाटा मैं देना चाहूंगा कि 6 से 10% जो है नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट होते हैं कमियों की वजह से। तो कैसे हो जाते हैं? अगर तो उसके लिए तो कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी जा सकता है, लेकिन तो ये एक बहुत अहम बात है। दिनेश जी, दूसरा जी, हम सब राजनीतिक क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं। मैं फिर से वही कह रहा हूं कि जब आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते हैं, शकील जी भी हैं, भले ही दूसरी पार्टी के हैं, तो जो आप डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, जैसे आप एनओसी लगाते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक की आप एनओसी आपने लगाया, अब ये कैसे सिद्ध होगा? ये बात की बात है कि आपने जो एनओसी लगाया वो सही लगाया है कि गलत लगाया है। ये उस समय जांच का विषय नहीं होता है। आपके सामने साइन है, मुहर है, इसका मतलब एनओसी ठीक है। अगर कोई इस पे आपत्ति करता है तो निश्चित तौर पर ये चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है, उस समय और बाद में भी उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन हम कह रहे हैं जो प्रथम दृष्टिया वो जांच करता है, जो डॉक्यूमेंट्स उसमें लगे होते हैं और आवश्यक हैं उसके लिए, उसकी जांच वो करता है। और रही बात इसकी, आप कह रहे हैं कितनी जल्दबाजी का, कोई कह रहा है कि 2005 में मामला आया था, कोई कह रहा था कई बार शिकायत की गई है। इसका मतलब इतना त्वरित नहीं हुआ है, बल्कि तो विलंब हुआ है। आपको ये कहना चाहिए इतना विलंब से क्यों हुआ है? आज कार्रवाई अगर कोई उनको नोटिस हुआ है, उसको नोटिस के जवाब में क्या दिक्कत है? जाते वक्त हो गया। जाते वक्त क्या है? अभी हाँ, राहुल जी के जेल जाने के पहले हो रहा है ना, अम्मा बेटे बिल पे हैं, जाने जाना है तो उनके जाने के पहले हो रहा है कि दूसरे मामले में ना बिल लेना पड़ेगा, दूसरे मामले में भी ना बिल। आपको बताना चाहिए, शकील जी कह रहे हैं उनको एफिडेविट कहना चाहिए, उनके पास दोहरी नागरिकता नहीं थी। अगर नैतिक साहस है तो राहुल गांधी ट्वीट करते हैं ना, एक ट्वीट आया राहुल गांधी का, एक ट्वीट आया इस पर, एक ट्वीट आया राहुल गांधी का इस पर। उनको कहना चाहिए हमारे पास दोहरी नागरिकता नहीं थी 2009 तक, कहना चाहिए उनको। अरे कहना चाहिए बुसरा जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, उस पर राहुल गांधी को आकर कहना चाहिए था। दिनेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर ऐसा ही है तो फिर आप ये मुझे बताइए कि स्मृति ईरानी जो कि 2014 में तो वो ग्रेजुएट थी और जब अब उन्होंने 2019 में अपना नॉमिनेशन दाखिल किया तो 12वीं पास हो गई जी। तो ये मैजिक कैसे हो गया? बता रहा हूँ, यही अच्छा सवाल आपने किया और इसको मैं थोड़ा सा 1 मिनट और समय लूंगा कि अभी इंटरव्यू में देख रहा था कुछ दिन पहले सुब्रमण्यम स्वामी का, तो उस इंटरव्यू में वो कह रहे थे कि माननीय सोनिया गांधी जी ने जब अपना एफिडेविट लगाया था तो उन्होंने उस पर हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन दिया था इन इंग्लिश फॉरेन यूनिवर्सिटी से। उन्होंने कहा कि मैं उस यूनिवर्सिटी में गया था वहां लेक्चर देने के लिए, तो मैंने यूनिवर्सिटी के वहां पूछा डीन से, तो उन्होंने कहा नहीं हमारे यहाँ से तो उन्होंने डिग्री हासिल नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया? जरा एक मिनट उत्तर दे रहा हूँ ना, एक मिनट रुक जाइए ना, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? सोनिया गांधी के नाम पर इतनी बेचैनी? अरे चरण वंदना, रुक जाइए एक मिनट ना, रुक जाइए। अगर मैं सवाल का जवाब ना दूं तो कहिएगा, अगर मैं सवाल का जवाब ना दूं तो कहिएगा। आप झूठ बोल रहे हैं, देखिए दूसरा जी क्या हो गई, नहीं दौरे पड़ गए इनको, अरे दौरे पड़ गए तो दिखाइए, साहस क्यों नहीं है? आप सुनने का साहस क्यों नहीं है? सुनने का साहस क्यों नहीं? जरा सुनिए ना, जरा सुन लीजिए, जरा सुनिए। आप जो सवाल दिनेश जी, शकील जी, मैं आपको बराबर का मौका दे रही हूँ, मैं आपको बराबर से बात करने का मौका दे रही हूँ। इस तरह से अगर आप करेंगे तो ना लोगों को आपकी बात समझ में आएगी, ना आप अपनी बात को सही से रख पाएंगे। और दिनेश जी, आप जवाब ना तो मुझे कहिएगा। नहीं दिनेश जी, आप टू द पॉइंट, आप सीधा सीधा जवाब, ये झूठ गढ़ के आप जो इनको कहिए थोड़ी देर। ठीक है दिनेश जी, आप सच बोलिए। सच ही बोल रहा हूँ, सीधे कड़वा होता है ना, सच कड़वा होता है ना, सुब्रमण्यम सच कड़वा होता है ना, कड़वा और मीठा सच कड़वा दोनों होता के है लिए ना, है, कड़वा और मीठा दोनों के लिए है। क्यों दिक्कत हो रही है? चोर की दाढ़ी में तिनका, किसी के कुछ समझ में नहीं आने वाला है, किसी के कुछ समझ में नहीं आने वाला है। दिनेश जी बिल्कुल आप क्लियर, देखिए सोनिया गांधी यहाँ जाकर बिल्कुल आपसे सीधा मैं उसी का सीधा जवाब दूंगा 10 सेकंड लेने के बाद, मेरी आधी बात कंप्लीट हो। ठीक है, तो उसमें
उन्होंने कहा कि आप ये बात बता सकते हैं, उन्होंने कहा लिखकर आप पूछ लीजिए, हम लिखकर दे देंगे। उन्होंने अरे ये कहानी कैसे बताएंगे? अरे कैसे बताएंगे? स्वामी है क्या? अरे ये एंकर हो गए स्वामी है या रिकॉर्डेड है? एंकर हो गए हैं। अगर रिकॉर्डेड है तो आप बोलिए, एंकर हो गए हैं। नहीं तो आप पब्लिसिटी ये कीजिएगा, देखिए, झूठ गढ़िएगा, झूठ गढ़ने के लिए रिकॉर्डेड है तो बताइए। उत्तर सुनने की हिम्मत रखिए, तीन बार उत्तर सुनने की हिम्मत रखिए। यही तो तीन बार नोटिस कर रहे मैं आप हैं। दोनों को ही नहीं ले रही, नहीं, मैं आपको क्यों दोनों को नहीं, मुझे नहीं लग रहा है इससे आगे कोई बात बढ़ पाएगी। सुनने का साहस क्यों नहीं हो रहा है? ठीक है, दोनों ही मुझे लगता है कि कोई बात करने का मौका क्यों नहीं देंगे? हमको जवाब देंगे जो आपने पूछा है। ओके फाइन। दिनेश जी, नहीं, आप बातें ठीक कर रहे हैं, अच्छी बिल्कुल आपका 10 सेकंड समय दीजिए, मैं उस पर आ रहा हूँ। 10 सेकंड अगर मैं 10 मिनट लग जाएंगे, 10 मिनट लग जाएंगे। एक मिनट में बोल दूं, फिर आप बोलिएगा। सर आप वरिष्ठ हैं, मैं ये नहीं, झूठ बोलने के लिए आएंगे। शकील जी, मैं एक मिनट शकील जी, और ये रिप्रेजेंटेटिव आज बीजेपी के हैं, स्वामी के रिप्रेजेंटेटिव पूछा हमसे जा रहा है, बोले रहे हैं। लोगों को कम से कम सुनने दीजिए, आप क्या चेहरा दिखा रहे हैं? मैं सर आपको बताता हूँ, देखिए राजनीति तो बहस तो अच्छी बात है, तर्क रखना भी, लेकिन जिनका नाम लेके इतनी बहस गर्म हो रही है, आप याद करिए कुछ सालों पहले ये कांग्रेस में थे, और कांग्रेस में रहते हुए जब ये बीजेपी के खिलाफ या बीजेपी के नेताओं के खिलाफ भी इसी तरह उन्होंने बहुत से एक भंडाफोड़ किया था, बहुत सी बातें बताई थी, तब वो बहुत परेशान हुआ करते थे। तो मेरे कहने का मतलब मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मेरे कहने का मतलब वो एक शख्स ऐसे हैं कि जब एक तो एडवोकेट हैं, लीगल पॉइंट बहुत जानते हैं, और दूसरा वो कहीं ना कहीं से इस तरह की बातें निकाल के लाते हैं। लेकिन दूसरा जी, बात ऐसा तो नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट की कही बात हो गई, मेरी बात तो सुनिए, या फिर उन्होंने कुछ कह दिया तो पत्थर वही कर रहा हूं, आप मेरी बात तो सुनिए, लेकिन आज तक उनकी कही गई शायद ही कोई बात कोर्ट के पटल पर या न्याय के पटल पर कहीं प्रूव होकर किसी तरह के उस पर रिजल्ट के रूप में कार्रवाई दिखी हो। नंबर एक। अब नंबर दो, जैसे दिनेश जी, हम दिनेश जी आपसे कह रहे हैं, चूंकि आपके विरोध में नहीं, लेकिन यही सुब्रमण्यम स्वामी, ठीक है कांग्रेस खिलाफ, राहुल के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, लेकिन वो एक दो टॉपिक ऐसे हैं जिस पर वो इस तरह बोलते हैं कि शायद मोदी जी या अमित शाह जी या आप सुनना ना पसंद करें, और ओपनली बोलते हैं, उसके रिकॉर्ड रखे हुए हैं। तो जो जैसा वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के लिए बोलते हैं या मोदी जी के लिए बोलते, तो ये एक मतलब मेरा ये कहना कि जो ठीक है स्वामी जी का ये अपना एक आप नेचर कह लें या उनकी एक हरकत कह लें, कंट्रोवर्शियल बयान देना उनकी एक आदत है। बयान, लेकिन बहुत साफ है कि अगर स्वामी जी इस मुद्दे को 8-10 साल से उठा रहे हैं, और जो बातें आज निकली यही बातें, इसी कंपनी का नाम, यही डिटेल आज से मैं 4 साल पहले भी दिखा सकता हूं, स्वामी जी के इंटरव्यू में कहे गए उनके मुख से। तो अगर इतना सचमुच सीरियस मुद्दा है, तो स्वामी जी इतने वरिष्ठ नेता हैं, इतने बड़े एडवोकेट हैं, तो उनको अब तक कहीं ना कहीं कोर्ट में जाकर, अगर ये हमारे सरकारी तंत्र पर एक बहुत बड़ा फेल्योर होगा कि जिस व्यक्ति पर आज आरोप लग रहा है वो 3 बार हमारे यहाँ सांसद रह चुका, मतलब इससे बड़ा फेल्योर क्या कि हमने उसकी सिटीजनशिप नहीं चेक की, हमने उसका ये सब नहीं चेक किया, तो कोई भी सरकार रही हो, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप हो जाएगा। और 2014 में तो आपकी सरकार आ गई थी ना, 2014 में तो आपकी सरकार आ गई थी, तो तब क्यों नहीं 2014 से 2019 तक आपने क्यों नहीं चेक किया? फिर सरकार की बहुत अच्छा सवाल जी, इसमें भारत सरकार की बात है कि अगर हम 15-20 साल अंधेरे में रहते हैं तो फिर ये तो हमारा बहुत आँख खुल जाती है 4 फेज के बाद। मतलब ये अब कितना बोलेगा, आपको कहा जाएगा तब बोलेंगे ना। ठीक है, अपने आप टेक ओवर कर लीजिए। अब हो गया शकील जी, सुन लिया, सोनिया गांधी ने सुन लिया, सुन लिया, ठीक है, ओके। मैं ये कह रहा हूँ अनिल जी ने जो कहा ठीक है, हम कह रहे हैं कि आज 4 फेज नहीं, चुनाव शुरू होने के पहले आ जाता तो कहते चुनाव जैसे सामने आया वैसे आ गया, इसलिए महागठबंधन नहीं होने दिया। अरे कभी न कभी आएगा, दिक्कत क्या है, इस तरह का ये फर्जीफिकेशन चलता रहा है। वो समझते थे कि प्रथम परिवार के खिलाफ कभी क्या कांग्रेस पार्टी, बुसरा जी आप स्वप्न में सोच सकती थी कि कभी ये लोग जमानत पर घूमेंगे, और वो भी भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, उसमें भी आप कहते हैं सरकार ने उनको लाया है। अरे हाँ, ये सोच सकते हैं कि तरीपार व्यक्ति सबसे बड़ा अध्यक्ष हो जाएगा, इनके झटपटा देखिए, हाँ तरीपार व्यक्ति भी अध्यक्ष हो जाएगा, ये सोच सकते थे बिहार देश की जनता। यहाँ अधिवक्ता बैठे और कानून के और जज की जांच नहीं होगी, आप जमानत ये देख सकते हैं। तो जेल जाना है, इसी तरह जांच वहां नहीं हो रही है, जज के मृत्यु की जांच नहीं हो रही है, और यहाँ तो बड़ा जरूरी है उनको कार्रवाई करना है पार्टी में। अरे जज के मृत्यु की जांच नहीं हो रही है, बड़े 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 हो गए। वकील साहब आप पैच नहीं लगा पाएंगे, आप बचा भी नहीं पाएंगे, आप कितना बोलेंगे, आप जरा आप जांच करा दीजिए ना। मुझे लग रहा है कि आप एक से एक ऐसे नहीं
अच्छा ठीक है आप दोनों के पास एक मिनट शकील साहब दिनेश जी प्लीज आप ऐसा लग रहा है कि ये डिबेट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के लिए डिबेट रखी है ये तारीख को आपको जनता की अदालत पे सजा मिलेगी, फिर कानून भी एक मिनट ऐसा लग रहा है कि आप दोनों लोग के लिए ही ये मैंने डिबेट रखी है और उसी बस आप दोनों की ही बातें यहाँ पर रखी जाएंगी, बाकी और कोई गेस्ट नहीं है, बस नहीं ठीक है कोई बात नहीं। मैं जिसके ऊपर बात करूंगी सब वो इस तरह के इल्जाम सुनने की आदत सी हो गई है, इस तरह के इल्जाम सुनने की आदत हो गई है। आई डू नॉट केयर अबाउट इट, आई डोंट केयर अबाउट इट। ठीक है इसी तरह के इल्जाम आप लोग लगाते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे। संजय जी मेरा सवाल ये आपसे है जो दिनेश जी से मैंने सवाल पूछा था। आता हूं उसका जवाब देंगे। एक मिनट मुझसे पूछा दिनेश जी शकील साहब दिनेश जी मैं आपके साथ दिनेश जी मैं आपसे सवाल पूछूं आप तभी जवाब देंगे। नहीं दिनेश जी प्लीज डोंट डाइवर्ट माय डिबेट। नहीं मैं आपके पास लौटूंगी आई एम गिविंग यू इनफ टाइम। ठीक है संजय जी जब हम स्मृति ईरानी की बात करते हैं क्योंकि सवाल लगातार उठ रहा है और स्मृति ईरानी तो अमेठी में राहुल गांधी के ऑपोजिट वहां पर लड़ रही है, पिछली बार भी लड़ी थी और इस बार भी वो लड़ रही हैं। पिछली बार वो ग्रेजुएट थी, इस बार वो 12वीं पास हैं। इसको लेकर क्यों नहीं सवाल उठाए जाते हैं कि जो इंसान 5 साल पहले ग्रेजुएट था वो 5 साल बाद आखिर 12वीं पास कैसे हो गया? निश्चित तौर पे ये गलत एफिडेविट है और जो अदर पक्ष है आपको लगता है इलेक्शन कमीशन को इसको लेकर एक्शन लेना चाहिए था? एक्शन लेने की आवश्यकता थी और मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कंप्लेंट होगी तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है इलेक्शन कमीशन, तो निश्चित तौर पे इलेक्शन कमीशन उस पर कोई ना कोई ठीक है शकील साहब आप बताइए, वो तो राहुल गांधी की शहरियत को लेकर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तो स्मृति ईरानी जो एफिडेविट दिया आपने उसको लेकर सवाल ही नहीं उठाया। आप गए इलेक्शन कमीशन के पास, इलेक्शन कमीशन ने क्या जवाब दिया इसको लेकर? देखिए इलेक्शन कमीशन अभी इसमें जवाब नहीं दिया है, उनके पास आवेदन है, ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जाने वाला सवाल है, जाएगा आने वाले। हम लोग ओछी राजनीति व्यक्तिगत राजनीति ये तो बड़ी बात है, ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री की भी डिग्री अभी तक क्लियर नहीं हुई। प्रधानमंत्री ने कभी एफिडेविट किया कि वो मैरिड है और कभी कह दिया अनमैरिड है, ये भी 2 तरह का एफिडेविट है। और ये लोग तो जेल जाने वाले हैं, जाएंगे ना 23 के बाद। अच्छा चलिए आप प्रधानमंत्री की डिग्री बता दीजिए, गुजरात के इलेक्शन में मैं तो जो आपने सवाल पूछा वो बताऊंगा, लेकिन 10 सेकंड लेने के बाद। ठीक है आप 10 सेकंड लेंगे, फिर वो 20 सेकंड लेंगे और फिर आप इसी तरह से आपस में आप उलझेंगे और इसमें इतने में डिबेट खत्म हो जाएगी। नहीं आप जवाब दीजिए, आप सोनिया गांधी छोड़िए, वो इस बार डिबेट कर रही थी, आप डिबेट कर रही थी नागरिकता पर, आप चली गई डिग्री पर और मैं सवाल का जवाब। नॉमिनेशन को लेकर सवाल उठ रहा है ना, नॉमिनेशन को लेकर सवाल उठ रहा है ना, जवाब भी लेना चाहिए। चलिए जवाब दीजिए अपना। मैं ये कह रहा था, मेरी बात पूरी होगी तभी वो जवाब आएगा। मैंने कहा था कि जब सुब्रमण्यम स्वामी आकर कहे, उन्होंने कहा नहीं ये टाइपिंग एरर हो गया है, ठीक है ओके। फिर कहते हैं फिर सुब्रमण्यम स्वामी कहां से आ गए? ये सुब्रमण्यम स्वामी है क्या? हाँ ये इसलिए आ गए कि मामला उन्होंने गलत चीज आ गए। हर जगह परिवार आ जाता है, दिनेश जी आपको मैं नहीं दिनेश जी ना अब आपको परमिशन दूंगी ना मैं ना शकील साहब को नहीं, दोनों में से किसी को अपने This will not go any further. नहीं बिल्कुल नहीं भाई आप ऐसे करेंगे तो ऑडियो डाउन। आप करते रहिए, आप लोगों का ऑडियो डाउन है, आप लोगों का। दिनेश जी शकील साहब ऑन एयर नहीं जा रहा है, आपकी दोनों की बात नहीं जा रही ऑन एयर, आप दोनों की बात ऑन एयर नहीं जा रही है, बिल्कुल भी नहीं जा रही है आप दोनों की बात। तो अगर आपको पर्सनल अगर आपको डिबेट करनी है तो आप लोग करते रहिए, ठीक है।
तो ये लग रहा है कि जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरह से दोनों ही पार्टी के सीनियर लोग यहाँ पर बैठकर किस तरह की बात कर रहे हैं, कोई भी सीधे तौर पर किसी भी चीज का सही से जवाब नहीं दे पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ले नहीं पा रहे हैं। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी की शहरियत को लेकर ये जो सवाल उठाया गया है, जो नोटिस मांगा गया है, अब आप ये देखिएगा कि आगे आने वाले वक्त में तमाम रैलियों में, तमाम चीजों में लेकर इसको किस तरह से सियासत इसको लेकर गरमाएगी। फिलहाल इसी के साथ इस बहस में इतना ही।